हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमें किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए। तो हमने डिस्कशन किया था कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे दोनों के बहुत बढ़िया फीचर्स हो। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए आई है ना, और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए आई है। यानी कि जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिल जाएगी तो ऐसी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के अंदर हमारे देश में चलेगी तो बढ़िया रहेगा। लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी तो एक नाम की इकोनॉमी थी, एक्चुअल में डोमिनेंस पावर पब्लिक सेक्टर की थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब जो समाज का भला करने आई है, और समाज का भला सरकार करती है, गवर्नमेंट। समझ में? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, कोई भी चीज़ प्लान की जाती है फॉर द फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक के लिए प्लान किया जाता है कि आप कुछ भी चीज़ प्लान करेंगे वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, वो गवर्नमेंट का स्टेप था कि हमारी इकोनॉमी को जो ब्रिटिशर्स दे के गए थे, पुअर, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी, उससे रिवाइव करना था। क्योंकि वी आर द ओन कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन बिल्डिंग, अपनी खुद की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हम ही थे। वी आर द बेस ऑफ ओन बिल्डिंग, अपनी खुद का बिल्डिंग का बेस, अपनी खुद बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट और अपनी बैकवर्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ ले जाने का काम हमारा ही था। इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करें, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें, और बेसिक जो मेजर कंसिस्ट डिसीजन है वो ले सकें कि हमारे देश की 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, को सॉल्व करने के लिए जो भी मेजर डिसीजन आप ले सकते हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आता है, और उसी के बारे में हमें प्लान करना था। ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में, इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि जब हमारे देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो। इसमें प्रशांत चंद्र महालनोबिस की बहुत बढ़िया कहानी है। मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है कि जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस, इन्होंने एक्चुअल में आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के रचिता, आर्किटेक्ट यही थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि महालनोबिस को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिशमेंट भी इन्होंने किया था, जनरल संख्या को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान इनका मेजरली गोल था कि इन्होंने कौन से 5 ईयर प्लान को चूज़ किया था, सेकंड 5 ईयर प्लान को। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। अब इसमें आगे जो है, इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1948 का, और बाद में जाके अमेंडमेंट हुआ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था वो 1948 को हटा के 1956 किया गया। वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जब मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने क्या क्या किया। हम ये तो पढ़ के आ गए थे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टैग्नेशन हुआ, फिर आईपीआर 1948 से आईपीआर 1956 की कहानी मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लेकिन अभी हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन। गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। प्लानिंग कमीशन का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट कर दिए गए थे। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था प्लानिंग कमीशन, वो एस्टेब्लिश किया गया था 1950s में। 1950s में हमारा प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के अंदर किया गया था, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और द पर्पस ऑफ द कमीशन, इस कमीशन का जो मेजर पर्पस था वो ये था टू केयरफुली एक्सेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, कि हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्सेज और एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकें बहुत केयरफुली। ठीक है, ऑफ द कंट्री, एंड टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो हमारी इस प्लानिंग कमीशन का जो बेसिक पर्पस था वो हमारे देश के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और एज वेल एज हमारे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 ईयर्स प्लान। तो इस प्लानिंग कमीशन में डिसाइड किया गया कि हमारे देश में जो प्लान बनेंगे वो मेजरली 5 ईयर्स के लिए बनेंगे, 5 ईयर प्लान बनेंगे, जिसका एरा जो था वो विच बिगिन द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स के साथ स्टार्ट हुआ था। मतलब पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लाई गई थी, जो हमारे देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से केयरफुली यूज़ किए जा सकें, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन की स्टार्टिंग कर दी थी। इट मस्ट बी नोटेड, ये नोट करने वाली बात है कि जो प्लानिंग कमीशन था, अब आज के समय में प्लानिंग कमीशन नहीं है, क्योंकि 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा के 1 जनवरी 2015 से
हटा दिया गया था और नीति आयोग ले आई थी। क्या? इट मस्ट बी नोटेड दैट द प्लानिंग कमीशन इज नो मोर एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 2015 अ कैबिनेट रेजोल्यूशन वाज पास टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया विद द न्यूली फॉर्म नीति आयोग। नीति आयोग अब आज के समय में नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन नहीं है। कब? जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई और 1 जनवरी 2015 को हमारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग ले आया गया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग आ गया था। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन में 5 वर्षीय योजना होती है जो हमारे देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन के लिए लाए गए थे। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म के लिए है, द लॉन्ग टर्म प्लान को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। क्या? जब आपका प्लान 5 साल से ज़्यादा यानी कि 20 साल तक के लिए अगर कोई कंट्री प्लान बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसे प्लान को पर्सपेक्टिव प्लानिंग के अंदर रखा गया। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग कमीशन का जो इंट्रोडक्शन था वो 1950s में हुआ, लेकिन सबसे पहला 5 ईयर प्लान हमारा 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 1956 में एंड हुआ। तभी तो 5 साल पूरे हुए। अब 5 ईयर प्लान्स के गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक कॉन्सेप्ट है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ के आता है। हमारे देश के जो 5 ईयर प्लान्स है, 5 वर्षीय योजना है, उनका मेजर गोल क्या है? भाई उनका मेजर गोल है कि हमारे देश की कंट्री में से बैकवर्डनेस को हटा देना। The 5-year plan has been concerned with the removal of economic backwardness of the country and to make India a developed country। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री के बैकवर्डनेस को ख़त्म किया जाए, यानी कि हमारा देश जो पिछड़ गया है, क्या हमारा देश जो पिछड़ गया है, बैकवर्डनेस में चला गया है, उसको ख़त्म किया जाए। मेजरली ये था, और हमारी इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना दिया जाए। The 5-year plan have also taken care to ensure that the weaker section of the population benefit from the economic progress of the country। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस से जो हमारा पॉपुलेशन है, जो वीकर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन मतलब पिछड़ गया है या फिर जो वीक है, वीक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का जो वीकर सेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सके। जब हमारी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉफिट करेगी या इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगी, जब हमारी कंट्री ऊंचाइयों तक जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी वीकर सेक्शन है, जो पिछड़ गई है, जो बैकवर्डनेस है, उसको ख़त्म करके और उनसे बेनिफिट उठा सके। किससे? जब हमारे देश की वृद्धियों से, हमारे देश की ग्रोथों से बेनिफिट उठा सके वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। पहला 5 ईयर प्लान जो था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि किसके चेयरमैनशिप के अंतराल में हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर के। उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया गया था वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था पार्लियामेंट में। और इसका जो पीरियड था, मैंने बताया था कि 1950 में तो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी, गठन हुआ था, लेकिन पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से आया और 31 मार्च 1956 में एंड हुआ। ऐसे टोटल 12 5 ईयर प्लान बनाए गए। कितने? 12। और लास्ट 5 ईयर प्लान भी 12 ही था, यानी कि 2012 से 2017 का लास्ट 5 ईयर प्लान था। 12 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 से 17 लास्ट वाज इंडियाज लास्ट 5 ईयर प्लान इन बिटवीन दीज ईयर। और इन्हीं सालों के बीच में कुछ पर्सपेक्टिव प्लान भी बनाए गए थे, यानी कि एनुअल प्लान्स। याद रखना कि 3 हॉलीडे प्लान्स हमारे किए जाते हैं ड्यू टू मिजरेबल ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो गया था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहे थे और 3 हॉलीडे प्लान घोषित किए गए थे 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। इसलिए इन्होंने बताया था कि कुछ एनुअल प्लान्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने भी आपको बताए कि सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन 1950 में एस्टेब्लिश हुआ। पहला 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ और 1956 में एंड हुआ 31 मार्च के। टोटल 12 5 ईयर प्लान हमारे ओवरऑल बने थे। लास्ट 5 ईयर प्लान भी हमारा 2012 से 2017 में था। 1 जनवरी जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटाया और 1 जनवरी 2015 से हमारा प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतनी मैंने आपको बात बताई। मैंने ये भी बताया कि 5 ईयर प्लान का मेजर गोल था कि इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस से कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिट उठा सके और हमारे देश में रिमूव किया जा सके बैकवर्डनेस को, जो हमारे पिछड़ गए हैं। क्योंकि 5 वर्षीय योजना बनाई गई थी कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए। ठीक है। ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। तो हर एक 5 ईयर प्लान का कुछ ना कुछ बेसिक गोल था हमारी गवर्नमेंट इंडियाज के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हमारा जो भारत है वो विकास कर सके। और उसमें 4 5 ईयर प्लान मतलब 4 गोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 गोल्स है जिन्हें हम शॉर्ट में जेम्स कहते हैं: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। अब मैंने शॉर्ट में समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। देखो, ग्रोथ का मतलब होता है एक्चुअल में इंक्रीज इन जीडीपी। अगर आपकी जीडीपी में इंक्रीमेंट है मतलब कहीं ना कहीं आप ग्रोथ कर रहे हैं। एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का तो कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी में ग्रोथ आएगी।
समझ में आया? तो जीडीपी का मतलब होता है सुई से लेके हवाई जहाज तक जब एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, दैट इज जीडीपी। तो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में ग्रोथ होना ही ग्रोथ को बताता है। तो सबसे पहला हमारा गोल था 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में, कि हमें जीडीपी में इन्वेस्टमेंट करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है अपनी डोमेस्टिकली। सेकंड था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है नई न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन। जब आप नई एडवांसमेंट अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के इंडियाज़ के डेवलपमेंट में वर्क करेगा। तो इनका एम था एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि आप केवल और केवल नई नई टेक्नोलॉजियाँ ला रहे हैं, उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं मॉडर्न आउटलुक में भी चेंज करना है। इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, क्या, राइट टू वुमेन एम्पावरमेंट। जब आप अपने वर्क प्लेस में वुमेन को भी राइट देंगे काम करने का, दैट इज आउटलुक। मतलब सोशल आउटलुक मतलब सोशल समाज को देखने का नज़रिया चेंज करना है और वुमेन को भी राइट देना है, वुमेन को भी एम्पावरमेंट देनी है कि उन्हें भी अपने वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिले, उन्हें भी राइट मिले। थर्ड हमारा जो गोल है वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि एम्स टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। कहने का मतलब क्या है कि आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लाएं। इम्पोर्ट मतलब जब दूसरे देशों से हम माल मंगवाते हैं उस पर सब्सटीट्यूट निकालें, आप डोमेस्टिकली वो प्रोडक्ट बनाएं, है ना। आप बाहर का सामान खरीदना बंद करें, फॉरेन डिपेंडेंस कम करें, फॉरेन का इंटरफेरेंस हमारे देश में कम करें और डोमेस्टिकली प्रोडक्ट बनाएं जिससे कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस अचीव हो सके। और फोर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, दैट इज इक्विटी। उन्होंने कहा कि ये ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ प्लस मॉडर्नाइजेशन प्लस सेल्फ रिलायंस से कहानी नहीं जमेगी, आपको इक्विटी भी लाना पड़ेगा। इक्विटी का मतलब होता है कि हमारे देश में जो इनइक्वलिटी है इनकम और वेल्थ में वो रिड्यूस हो और हर एक की बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ फुलफिल हो सके, यानी कि उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, सोशल जस्टिस दिलाना और जो भी इनइक्वलिटी है वेल्थ में उसे कम करना। एम्स टू एंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड एंड टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, दैट इज इक्विटी का मेजर कॉन्सेप्ट था। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रोथ का मतलब है आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, आप अपना स्टॉक इंक्रीज करें, प्रोडक्शन ज़्यादा करें, और लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल या सर्विस। कुल मिला के क्या है कि अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द जीडीपी, जीडीपी में इंक्रीज करना। जीडीपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि एक साल में सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितना प्रोडक्शन हुआ है दैट इज जीडीपी के अंदर काउंट होगा। और इंक्रीज इन जीडीपी, जब जीडीपी इंक्रीज होगी या हमारे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से अवेलेबल होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी के पीपल हैं वो इन्जॉय करेंगे एक अच्छी और वेरिड लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जीडीपी। तो ग्रोथ सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारे 5 ईयर प्लान के गोल का। सेकंड था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्नाइजेशन का एम है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आप नई टेक्नोलॉजी लाइए, नई नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी लाइए, और जब आप नई नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मॉडर्नाइजेशन आएगी। आप नई टेक्नोलॉजी का, नई अपग्रेडेशन का यूज़ करेंगे, नई नई मशीन्स का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन केवल और केवल नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, एज वेल एज वो बात करता है चेंज इन सोशल आउटलुक। वो कहता है कि सोशल आउटलुक का मतलब है समाज को देखने का नज़रिया भी चेंज होना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि वुमेन एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, यानी कि इट मेक यूज़ ऑफ टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, कि काम जहाँ पर वर्क प्लेस है, जहाँ काम हो रहा है वहाँ वुमेन का टैलेंट भी निकाल के लाओ। आप उन्हें केवल और केवल महिलाओं को घर पे ही ना बिठाएं बल्कि उन्हें भी अपने काम का हिस्सा बनाएं, उन्हें भी एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का राइट दें, उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले, जितने मैन को राइट्स हैं उतने ही इक्वल राइट्स वुमेन को भी मिले काम में, ठीक है। थर्ड, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्स। उनका कहने का मतलब क्या है कि आप लोकल फॉर वोकल बने, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन निकालें। आप जो प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट निकालना शुरू कर दें। आप जब लोकल फॉर वोकल करेंगे, आप एक लड़ी चाइना की खरीद रहे हैं तो एक सामान चाइना का खरीद रहे हैं तो एक सामान इंडिया में भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें, जो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस को लेके आएगा। उनका कहने का मतलब क्या है कि आप फॉरेन डिपेंडेंस कम कर दें, भाई फॉरेन से डिपेंडेंस होना कम कर दें और फॉरेन इंटरफेरेंस करना कम कर दें, कि फॉरेन लोग हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस भी कम है और हमारा फॉरेन पे डिपेंडेंस भी कम है। जब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे जब तो हम अपना आत्मनिर्भर भारत कहला पाएंगे, तो सेल्फ रिलायंस का गोल जब ही अचीव होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल है हमारे 5 ईयर प्लान का। लास्ट वन ऑफ द गोल है हमारा इक्विटी। देखो इक्विटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारे देश की बेसिक नीड्स को फुलफिल करना,
और हमारे देश में जो भी इनइक्वलिटी है इनकम और वेल्थ में उसे कम करना, मतलब सोशल जस्टिस की बात की जाती है सीधी सीधी। उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, ये खुद नहीं हो सकते। हमें लोगों की इम्प्रूव करनी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये जब हो पाएगा जब हम रिच और पुअर के बीच का गैप को खत्म करेंगे। उन्होंने बताया कि केवल और केवल ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस से ही हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, उसमें इक्विटी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, उन्होंने बताया कि इक्विटी का मतलब होता है कि इंडिया में हर एक के पास अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन सब मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो भी उसकी वेल्थ में डिस्ट्रीब्यूशन जो इनइक्वल तरीके से है वो रिड्यूस होनी चाहिए। उन्होंने बताया, इन शॉर्ट उनका कहने का मतलब है, इक्विटी का मतलब है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो और कहीं ना कहीं हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर पाएँ। तो मुझे लगता है, आई होप हमारे देश के 4 5 ईयर गोल्स आपको समझ में आया होगा। मतलब 5 ईयर प्लान्स के अंदर जो गोल्स हैं, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना के जो 4 गोल्स हैं कि हमें ग्रोथ अचीव करना है। पहला हमारा ग्रोथ है, ठीक है, सबसे पहले हमें ग्रोथ को अचीव करना है, फिर हमारा मॉडर्नाइजेशन है, फिर हमारा सेल्फ रिलायंस है और इक्विटी है, जिसे मैं शॉर्ट में जेम्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ? जेम्स। जेम्स मतलब जी से ग्रोथ, ई से इक्विटी, एम से मॉडर्नाइजेशन और एस से सेल्फ रिलायंस। जब हमारे देश के 4 गोल्स अचीव होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया बहुत फ्लरिश करेगा, बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, बैकवर्डनेस खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं इंडिया की प्रोग्रेस के साथ जो वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। मेक श्योर आपको इतनी बात समझ में आई होगी, प्लानिंग कमीशन समझ में आया होगा। लास्ट 5 ईयर प्लान मुझे कमेंट में बताना। मैं बता भी देता हूँ कि 2012 से 2017 का लास्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि टोटल 12 ही 5 ईयर प्लान्स बने थे। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को इंडियाज स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। जनरल संख्या उन्होंने लिखी थी, है ना। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन के आर्किटेक्ट वो होते हैं और उनका जो मेजर उन्होंने प्लान पकड़ा था वो सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया था। हमारे देश में 3 प्लान हॉलीडे भी बनाए गए थे, 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट होकर 31 मार्च 1956 में खत्म हुआ था। प्लानिंग कमीशन का मेजर पर्पस ये होता है कि हमारे देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। हमारे देश की तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस के लिए जब हम इकोनॉमी को एज अ होल सर्वे करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करने के बाद एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, वही हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है। क्योंकि प्लान फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो पंचवर्षीय योजना इसलिए ही बनाई गई थी। आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे और हम ये सीखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टैग्नेशन आया था, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टैग्नेशन आया था, जो स्लो ग्रोथ या नो रेट ऑफ ग्रोथ हो रही थी, उसके लिए हमने सेकंड चैप्टर, इस 40 सालों में, 4 डिकेड्स में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा क्या किया, हमारी तरफ से क्या अपने एफर्ट्स रहे, हम लैंड रिफॉर्म्स लाए थे, हम ग्रीन रिवोल्यूशन लाए थे, इसके बारे में हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपको कल के साथ। सत श्री अकाल।